अच्छा जी, सबसे पहले ब्रांड मैनेजमेंट में आपको पता ही है, सर ने बहुत बार कहा है कि ये इस सफ़े पे ब्रांड की डेफिनेशन लिखी है। तो वो देख लेते हैं पहले। ये जो डेफिनेशन है जो बार बार सर ने रिपीट करवाई है, वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से। और वो यही है कि एनी टर्म, नेम, साइन, सिंबल और डिज़ाइन or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competition. इसको अगर शॉर्ट करना हो तो ये भी कह सकते हैं कि like any identifier of goods and services of one seller aimed to differentiate them from the competition. इतना लंबा लिखने की जगह आपकी मर्ज़ी है। अब सर ने तो हमें इधर तक ही बताया था, लेकिन किताब के अंदर ना इसके आगे भी थोड़ी सी बहस हुई हुई है। वो है कि थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है ब्रांड की डेफिनेशन के ऊपर, कि क्या खाली इतनी ही होती है ब्रांड। तो उसके लिए ना किताब ने कहा हुआ है कि चलो ठीक है, जो ये AMA वाली डेफिनेशन है वो छोटे बी के साथ ब्रांड है। जो बड़े बी के साथ ब्रांड होती है ना, मतलब कैपिटल बी, जो एक्चुअल ब्रांड होती है जिसके ग्रेविटास होती है थोड़ी सी, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी होती हैं कि एक ब्रांड होने के लिए, कंसिडर करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी अवेयरनेस भी हो, उसकी रेपुटेशन भी और उसकी प्रोमिनेंस भी हो, और वो क्रिएट कर रही हो उस प्रोडक्ट के लिए जिसके साथ वो लिंक्ड है। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, आपको पता ही है। तो उसके बाद जो सर ने कुछ चीज़ें मार्क करवाई हुई हैं कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। एक जो था वो साइंस ऑफ ब्रांडिंग के अंदर था, हिस्ट्री ऑफ ब्रांडिंग। अब ये बिल्कुल भी नहीं आने के चांसेस, को कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ मैंने टॉकिंग पॉइंट्स फिर भी लिख दिए ताकि आपको कम से कम अगर कभी लाइक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना पड़ जाए तो आप एग्जांपल में डाल सको। वो यही है कि एंशियंट पॉटरी और स्टोन मेसनरी, मतलब जो पत्थर तराशते थे वगैरह, और जो पोट्री आपको पता ही है क्या होती है। वो लोग भी ना ट्रेडमार्क्स यूज़ करते थे, मतलब वो अपना कोई सिग्नेचर वगैरह अंदर तराश लेते थे या इस तरह से कर लेता था। तो इस तरह से ही उनके उस सिग्नेचर से ही उनकी ब्रांड इस्टेब्लिश हुई, और लोग उनका नाम पढ़ के अस्यूम कर रहे थे चलो ठीक है यार, क्वालिटी चीज़ होएगी। चाहे तकरीबन उतनी तो वहीं से वही सबसे पुरानी ब्रांड की एग्जांपल मिलती है। आगे कुछ और बातें भी हैं कि 1266 के अंदर एक ब्रिटिश लॉ था बेकर्स के ऊपर, कि वो भी सारे अपने ऊपर, अपने हर के ऊपर अपना वो सिंबल लगाएं ताकि पता चले। उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का भी थोड़ा सा फैक्टर था, और उससे ये भी फ़ायदा होता था कि ब्रांडिंग वगैरह इस्टेब्लिश हुई थी। आगे जाकर उन्होंने थोड़ी और बातें की कि 1800s में इस तरह से ज़्यादा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी तरीके से। बस यही आगे जाके बात है कि वो 1929 में P&G पहली ब्रांड थी जिसने पहली कंपनी थी जिसने स्पेसिफिकली ब्रांड मैनेजर्स हायर किए थे, जिन्होंने मैनेजर्स असाइन कर दी थी अपने डिफरेंट ब्रांड्स को। तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रांडिंग है, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन सर ने कहा था कि पढ़ लो, तो मैंने कहा मेंशन कर दूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आगे एक टॉपिक जो सर ने और मार्क कराया था वो है व्हाट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स। अब इसके अंदर है, ये राइट साइड पे आपके सामने है वो जो टेबल था इस सेक्शन में। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में, जो मेरी रीडिंग थी इसकी, इस टॉपिक का मकसद ये टेबल दिखाना नहीं था आपको कि ये ओ एप्पल सबसे ऊपर है, ये बताना नहीं था इसका मकसद। अगर आप उसके पैराग्राफ्स जो इधर उधर उसके इर्द गिर्द लिखे होते हैं, किताब में पैराग्राफ भी लिखे होते हैं, फन फैक्ट, खाली टेबल नहीं बने होते, उसके अंदर भी कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई थी किसी स्पेसिफिक ब्रांड की जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन वो कह रहे थे कि लगता था कि बहुत बड़ा टाइटन इंडस्ट्री में के अंदर कभी भी नहीं गिर सकता, लेकिन अब देखो चार्ट्स पे है ही नहीं। तो इस पूरे सेक्शन का किताब में ना मकसद यही था आपको बताने का कि वो बैड ब्रांड मैनेजमेंट से ना अच्छी खासी ब्रांड्स भी नीचे चली जाती हैं। जो पहले लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी तबाह नहीं होंगे, वो उनके सारे स्टॉक वैल्यू, सारे उनकी ब्रांड वैल्यू, सारा कुछ नीचे चला जाता है बुरी ब्रांड मैनेजमेंट की वजह से। उसके अलावा जो सर ने और इसी टॉपिक के रिलेटेड बात की थी, वो की थी कि बेटा आप फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज़ देख लेना। मुझे इसका पॉइंट नहीं समझ आया, अगर आपने गूगल करना है तो देख लो। मैंने देखा था, बस यही नज़र आया कि ओह वॉलमार्ट सबसे ऊपर है, अब इसका मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता। खैर, उसके अलावा ब्रांड वैल्यूएशन और टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी क्लास में बहस हुई थी कि आपने एक ब्रांड की वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करनी है। अब इसके बारे में डिटेल मैं अभी कस्टमर फोकस वाले सेक्शन पर जब आऊँगा मैं तब करूँगा, ब्रांड एक्विटी वगैरह के ऊपर जब आऊँगा।
लेकिन ब्रीफली इस वक्त ये कहते हैं कि मल्टीपल मेट्रिक्स हैं और कोई भी ऑब्जेक्टिव मेट्रिक नहीं है। तो ये जो सारी लिस्ट्स आप देखते हो ना बेस्ट ब्रांड वगैरह की, ये जो टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स वगैरह होती हैं वो सारी सब्जेक्टिव होती हैं। ये बात हुई थी लेक्चर में। उसके अलावा एक टॉपिक है व्हाट कैन बी मार्केटेड। इसका शॉर्ट आंसर तो आपको पता ही है, एनीथिंग कैन बी मार्केटेड। लेकिन अब थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या कहना है। तो एक तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है ना, गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, प्लेसेस। मतलब टूरिज़म के लिए भी प्लेसेस मार्केट किया जा रहा होता है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ सोशल किस्म की मार्केटिंग भी आ जाती है कि आप अपने आप को एज अ पर्सन मार्केट कर रहे हो, ताकि आपके पास किसी हद तक पावर हो लोगों के ऊपर, थोड़ी सी परसुएसिव पावर हो आपके पास। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट भी हों, वो फिर भी अपने आप को किसी हद तक मार्केट करती हैं, क्योंकि उनके लिए लोगों की कोऑपरेशन, लोगों की अवेयरनेस और सपोर्ट वैल्यूबल होती हैं। इसके अलावा कुछ और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, वो हैं मैं ये कह रहा था कि पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ रह गए हैं। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से मार्केट होती है, तो एक तो ये है ना कि पे वॉल्ड आप न्यूज़पेपर्स देखते हो, उनका पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, वो असल में तो बेच इन्फॉर्मेशन ही रहे होते हैं ना। इसी तरह से आइडियाज़ भी हैं। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी एक बात है कि जब सर कहते हैं ना इस तरह की बात है कि वो एवरी वन सेलिंग समथिंग, मार्केटिंग और सेलिंग वगैरह, इसके अंदर ना एक चीज़ है कि आप हमेशा मॉनेटरीली कुछ गेन नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हो अगले बंदे से वो मॉनेटरी हो सकता है उसका टाइम भी हो सकता है। मतलब उन्होंने एक सेकंड में वो आगे चला जाता हूँ तो तभी आएगा यहाँ पे कि जैसे ये लिखा हुआ है एवरी वन इज़ सेलिंग समथिंग। आप क्या बेच रहे होगे एज अ स्टूडेंट, फास्ट के स्टूडेंट, आप क्या बेच रहे हो? आप असल में बेच कुछ नहीं रहे होगे यहाँ पे ना, बस थोड़ा सा ना परसुएजन को और सेलिंग को ना एक साथ कंसिडर किया गया। इनकी सेलिंग की डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि टाइम इज़ मनी वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये थोड़ी सी बात है कि आइडियाज़ किस तरह से मार्केट होते हैं। भाई मैं तो कौन सा आइडियाज़ के लिए पैसे देता हूँ। तो ये है, ये बात हो गई एवरीथिंग कैन बी मार्केटेड। अब हम आगे चलते हैं। अब इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स या फिर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, ये सर ने बहुत ही सरफेस लेवल तरीके से पढ़ाया था कि ये 4 चीज़ें होती हैं बस, और उन्होंने आगे कुछ नहीं समझाया था। बस ये बताया था कि इन टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब आपको ये पता है कि प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, अच्छी प्रोडक्ट है, प्राइस का मतलब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और वो मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसमेंट के अंदर कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि ओके अगर ज़्यादा अवेलेबल होएगी तो फिर लोग ज़्यादा ख़रीद सकेंगे, और प्रमोशन अच्छी होगी तो सीख दे सकेंगे। लेकिन असल में इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है। असल में इसको मार्केटिंग मिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चारों फैक्टर्स हैं ना, ये चारों के चारों ओरिएंट ना आपकी डिज़ायर्ड ब्रांड आइडेंटिटी की सर्विस में होने चाहिए। मतलब आपकी प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो आप डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस बना रहे हो ना, वो सारा कुछ ना इन सर्विस ऑफ द डिज़ायर्ड ब्रांड इमेज होना चाहिए। इसी तरह से प्राइस है, रोलेक्स वगैरह हैं, वो इतनी महंगी महंगी होती हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके वो एक्चुअल मटेरियल महंगे हैं। कौन सी घड़ी इतनी महंगी बन जाती है? वो थोड़ा सा होता है लग्जरी बेचने के लिए भी आप प्राइसेस उस तरह से रखते हो। इसी तरह से मतलब आप जो इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो ना उसके लिहाज से सारी चीज़ें रखते हो। ये बेसिकली है मार्केटिंग मैक्स। इसी तरह से प्लेसमेंट है, आप शायद एक्सक्लूसिविटी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो फिर आप प्लेसमेंट जानबूझ के कम रखोगे। लेकिन अगर आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, मतलब एक तो सबसे ऑब्वियस है ना कि हर जगह ईजी, एक ये भी इसका तरीका है देखने का कि क्विक और इजी हमेशा आपकी हर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो वो आपके वही बात आ जाती है कि आपकी डिज़ायर्ड ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आम तौर पे प्लेसमेंट ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि आप चाहते हो कि हर ट्रांजैक्शन क्विक और इजी हो, ताकि कंज्यूमर के पास सोचने के लिए टाइम ना हो, बस पैसे दे दे आपको। उसके अलावा प्रमोशन में कुछ समझाने की बात नहीं है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं। उसके अलावा कुछ बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें जो सर ने क्लास में बातें की हुई हैं, लेकिन मैंने कहा एक जगह कम से कम सेंट्रलाइज़ करके लिख दूँ अगर सर ने बड़े स्टार लगवा के बात की है। एक तो बहुत सिंपल है ना, बाय एट 3 सेल एट 5, इसके अंदर कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। इसी तरह से एवरी वन इज़ सेलिंग समथिंग। ओके, आप डिसएग्री कर सकते हो, एग्री कर सकते हो, लेकिन सर की डेफिनेशंस ही जो है ना, वर्किंग डेफिनेशंस, वो इस तरह से हैं कि इसको हमेशा ट्रू बनाएंगे। सेलिंग की डेफिनेशन वो वाली नहीं है जो आपकी है अगर आप डिसएग्री करते हो। एनीवेज, कस्टमर्स डू देयर वोटिंग विद देयर फीट। यही है कि अगर कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड होंगे तो वो आपके शॉप में आएंगे ही नहीं, बात ख़त्म। अगर आपके स्टाफ रूडली बिहेव करते तो वो नहीं जाएगा अगली बार। तो ये बस एक सेइंग है
बताने के लिए कि कस्टमर्स बड़ी मुश्किल से आते हैं और अगर चले गए तो चले गए, बड़ा मुश्किल है उनको संभालना, तो कस्टमर आपका फोकस होना चाहिए। वो भी बाद में बात करेंगे कस्टमर फोकस की, लेकिन सर ने शायद इसीलिए इसको अंडरलाइन करके लिखवाया था। खैर आगे प्रेफेस की जो बार बार बात कर रहे थे, एक्चुअली प्रेफेस वो वाला प्रेफेस नहीं जो हमारी किताब के अंदर है, जो सारी PDF आप पढ़ रहे हैं ना 4th 5th एडिशन, उसके अंदर जो प्रेफेस है उसकी बात नहीं हो रही थी। वो बल्कि सर ने एक तस्वीर भिजवाई थी हमारे से कि ये भेज देना आगे, वो ग्रुप के अंदर कहीं दफन हुई हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अंडरलाइन हुआ था और सर ने ही मतलब स्टार्स वगैरह बनाए हुए थे। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ था ना वो ये था कि ब्रांडिंग एक्चुअली रॉकेट साइंस नहीं है। राइटर ने कहा हुआ कि मेरा पापा एक रॉकेट साइंटिस्ट था इसलिए मुझे पता है, अनआयरॉनिकली ये और आगे बस एक लाइन अंडरलाइन की हुई थी, स्टार की हुई थी, वो ये था गुड मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द ऑड्स ऑफ सक्सेस। कोई प्रिडिक्टेबल फार्मूला नहीं है रॉकेट साइंस की तरह कि अगर आप XYZ सीख रहे होगे तो W आउटकम आ जाएगी, बल्कि बस ये ऑड्स ऑफ सक्सेस बढ़ाते हैं। और ये इंतहाई ऑब्वियस बात है, मुझे नहीं पता सर ने क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बताई हुई बात। खैर आगे स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सर ने कहा था ये भी पढ़ लो, मैंने पढ़ा है, इसके अंदर कोई वैल्यू की चीज़ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है दे यूज़ ब्रांडिंग। एक सेंटेंस में अगर मैं समराइज़ करना हो यही लिखा हुआ है कि ये चीज़ें भी ब्रांडिंग यूज़ करती हैं। अच्छा ये स्पीड रन होगी जो सर ने छोटी छोटी बातें की थी दरम्यान में। अब असल कामों में आ जाता है। ब्रांडिंग ब्रीफ्स वगैरह जो हैं जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं कि न्यू कोक वगैरह के साथ क्या हुआ था, ये आपको सवालों में नहीं आएंगे। इसका मकसद यही है कि आप इनके एग्जांपल्स दे सको और आपको जनरल पॉइंट समझ आ जाए कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो अब ये थोड़ी सी कहानी है तो कहानी सुन लो। यही है कि ना पुरानी बात है काफ़ी कि ना पेप्सी ने ना कोई एक एड कैंपेन रिलीज़ की थी पेप्सी चैलेंज के नाम से। उसके अंदर उन्होंने ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट करवाया था और ज़्यादातर लोगों को पेप्सी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसके रिएक्शन में ना कोक ने कुछ करना ही था ऑब्वियसली। तो कोक की जो सारी टीम थी उन्होंने रिसर्च वगैरह कंडक्ट की, उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया और उसको कहा था न्यू कोक। और इसके लिए इन्होंने जो रिसर्च की थी ना उसका सैम्पल साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 190,000 पीपल का था और उन सबसे ब्लाइंड टेस्ट करवाए थे और हर किसी को न्यू कोक बेहतर लगी थी। उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल दी थी वगैरह, इस तरह की चीज़ें की थी कि वो पेप्सी की तरह थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो लेकिन जैसे ही इन्होंने रिलीज़ किया ना इंतहाई नेगेटिव रिसेप्शन मिली इसकी, बल्कि लिटरली ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, जैसे कि ओल्ड कूलर ड्रिंकर्स ऑफ अमेरिका फाउंड हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक हॉटलाइन थी जहाँ पे लोग कंप्लेन कर रहे होते थे। उसके अलावा लोग जो पुरानी वाली कोक की बोतलें थी ना वो ज़्यादा प्राइसों पे उन्होंने पहले की स्टॉक में ज़्यादा से ख़रीद ली जब जैसे ही अनाउंस हुआ और फिर वो ज़्यादा प्राइसों में बेचने लग गए पुरानी वाली कोक। तो इस सब की वजह से ना कोक को ना पुराना वाला फार्मूला फिर से लाना पड़ा, उन्होंने फिर उसको कोका कोला क्लासिक के नाम से मार्केट किया था। तो इस सब का जो किताब में कंक्लूजन दी हुई है ना इस पूरी कहानी की वो यही है कि एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में नहीं था ये सब कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली आपने मार्केट रिसर्च की, आपको पता है कि लोग न्यू कोक को ज़्यादा टेस्ट वाइज प्रेफर करते हैं, लेकिन असल में वो बात है कि लोगों को ना उस टेस्ट की आदत हो गई होती है। तो ये आपकी जो कंज्यूमर बेस है आपने उसके उनको समझना होता है, ये बात है। उसके अलावा उन्होंने कुछ बातें की हुई हैं, कुछ बज़वर्ड्स हैं कि नॉस्टैल्जिया वगैरह होती हैं, ब्रांड की पूरी आइडेंटिटी होती है उनके दिमाग में इसी वजह से होते हैं, और थोड़ी सी ब्रांड हेरिटेज भी होती है जो उसकी हिस्ट्री की वजह से होती है कि को इस तरह की उन्होंने थोड़ी सी हवाई बातें की हुई हैं। तो ब्रांडिंग ब्रीफ 1.1 ये कहता है। उसके अलावा ब्रांडिंग ब्रीफ 1.2 जो है वो है ब्रांडिंग कमोडिटीज़। अब कमोडिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो इतनी बेसिक होती है कि आप फिज़िकली डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। मतलब दूध है, चाहे वो ऑलपर्स का हो या मिल्क पैक का हो, आप नहीं बता सकते। आपको अगर बस बिठा दिया जाए आपको गैस करके बताओ। पानी है, एक्वाफीना का है या नेस्ले का, आपको नहीं पता चलना, लेकिन ये फिर भी मार्केट होते हैं। तो यही पॉइंट है यहाँ पे। और किताब में जो एग्जांपल दी हुई है वो डी बियर्स के डायमंड्स की दी हुई है। अब डायमंड्स तो खुद ज़मीन से खुदाए जो भी है एक ही किस्म के होना है, डायमंड तो डायमंड है, लेकिन उसको भी मार्केट करने का तरीका है कि उन्होंने बड़ा स्लोगन उन्होंने बड़ा अट्रैक्टिव सा बनाया, डायमंड्स आर फॉरएवर वगैरह डाल के, और उनकी ही वजह से, ये डी बियर्स की वजह से ही ज़्यादा ये जो रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं डायमंड्स की प्रेजेंस, वो इनकी मार्केटिंग की वजह से ज़्यादा आई थी। तो यही बात की हुई है कि चाहे आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो बेशक इनडिस्टिंग्विशेबल हो अपने कंपेटिटर्स से, आप अगर उसकी ब्रांडिंग अच्छी करोगे ना तो वो भी बेची जा सकती है। उसके अलावा अब कुछ और थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं अच्छी ब्रांड मैनेजमेंट की। वो है डिस्कवरी चैनल की। उन्होंने कहा हुआ कि इस डिस्कवरी चैनल की बड़ी अच्छी टैग लाइन है जी। उन्होंने एक टैग लाइन रखी हुई, एक्सप्लोर योर वर्ल्ड।
तो ये काफ़ी डायरेक्टली यू फोकस्ड है, लोगों के डायरेक्टली उनसे बात कर रही है, और लोगों की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो हैं एडवेंचर की, क्यूरियोसिटी की, उनको अपील कर रहा है। शॉर्ट भी है, क्लियर भी है, तो ये काफ़ी अच्छी टैगलाइन है, काफ़ी अट्रैक्टिव टैगलाइन है। उसके अलावा उनकी ब्रांडिंग बड़ी वेल डिफाइंड है कि एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, साइंस, क्यूरियोसिटी, नेचर वगैरह इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज अच्छी रखने के लिए उन्होंने फंड रेजिंग वगैरह भी की हुई है। उन्होंने एग्जांपल दी थी कि हर साल ना डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक वीक होता है, उसको कहते हैं शार्क वीक। उसके अंदर शार्क्स के बारे में बातें होती हैं, और इसके दौरान उन्होंने फ़ंड रेजिंग वगैरह की थी, जिसकी वजह से उनकी ना ब्रांड इमेज बेहतर हो गई थी। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कंक्रीटली आइडेंटिफाइबल टारगेट डेमोग्राफिक है, कि मतलब पता है, एक उनको पता है कि वो किसको मार्केट कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या मार्केट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छी मिसाल है ब्रांड मैनेजमेंट की। इसी तरह से एक और उन्होंने अच्छी एग्जांपल दी हुई है ब्रांड मैनेजमेंट की, वो ज़्यादा है ब्रांड इमेज के ऊपर फोकस्ड। ये फिर भी ज़्यादा था कि वैसे हाँ किसी हद तक दोनों ही हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है। ये है द बॉडी शॉप। ये बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो वो एक स्किन केयर वगैरह की ब्रांड है। मतलब आपको सनस्क्रीन वगैरह इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो इनकी जो ब्रांडिंग है ना वो भी काफ़ी वेल डिफाइंड है, बल्कि लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो था एडवेंचर वगैरह, ये है सोशली और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। मतलब आप जब भी कोई बंदा बॉडी शॉप से वाकिफ़ हुआ है ना, वो उसके बारे में सोचते, उसके दिमाग में ये आता है कि हाँ यार ये बड़े ना सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़े इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि आपको पता है ये असल ब्रांड्स कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सारी मार्केटिंग है ये सारे। ये अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया है, वो ये है कि वो रिसाइक्लेबल कंटेनर्स वगैरह करते हैं, और वो बहुत सबको बताते हैं कि हम इस तरह से करते हैं। वो बड़ा बताते हैं कि हम एथिकल सोर्सिंग करते हैं, कि हम वर्कर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, बल्कि हम स्मॉल लोकल सप्लायर्स वगैरह, रिटेलर्स से हम चीज़ें लेते हैं अपनी चीज़ें बनाने के लिए। उसके अलावा उन्होंने अपनी लिटरली हर ब्रांच के लिए रिक्वायर किया हुआ है कि आप एक सोशल एक्शन प्रोग्राम रन करो, जो कि कम्युनिटी इंगेजमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब शो करती हैं कि जी ये ब्रांड एक्चुअली जो है बड़ी ऑथेंटिक सी है, बहुत केयर करती है अपने इर्द गिर्द सोसाइटी वगैरह की। उसके अलावा उनकी कुछ ऑफिशियल स्टैंड्स भी हैं वेरियस सोशल इश्यूज़ के ऊपर। वो थोड़े से डिवाइसिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ख़ास हिस्से को पॉपुलेशन के उनकी फेवर में बहुत ज़्यादा ले आता है। तो वही वाली बात ना कि आप ब्रांड लॉयल्टी फोस्टर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बंदे आप उसकी फेवरेट ब्रांड बन जाओ बेसिकली। तो उस हवाले से द बॉडी शॉप की एग्जांपल बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया है इन एक्शंस के साथ। उसके अलावा उनकी पैकेजिंग वगैरह की मैं बात की हुई है कि बड़ी सिंपल सी है, और उन्होंने हर जगह अपने पोस्टर्स वगैरह लगाए होते हैं, काफ़ी इंट्रिकेटली डिज़ाइंड होते हैं, काफ़ी वेल प्लान्ड होते हैं। उसके अलावा उनकी अपील टू नेचर है, काफ़ी लोगों को ये टैगलाइन बड़ी अच्छी लगती है, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले, कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, नेचुरल है सब कुछ। तो जबकि असल में सिंथेटिक भी वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केटिंग के अंदर लोगों को अपील करती है, तो उन्होंने वो भी अपनी मार्केटिंग में यूज़ किया हुआ है। तो ये एक और एग्जांपल थी अच्छी ब्रांड मैनेजमेंट के। इस सब का मकसद यही है, वैसे जहाँ तक मुझे पता है ना, आपको केस स्टडी आनी है कोई, तो आपने बेसिकली जो चीज़ें हो रही हैं ना अपनी अप्लाई करनी है बेसिकली। तो आप इसको इस तरह से समझो, ये जो सारी बातें हैं कि इन्होंने ये सही किया। तो इस सब के अंदर क्या कॉमन है, वेल डिफाइंड ब्रांडिंग है, कोई पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं अपने ब्रांड को। मतलब आप बॉडी शॉप सोचते हो, मैंने भी आपको इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन दी है। अब आप जब भी बॉडी शॉप सुनोगे, अगर आपने पहले नहीं सुना था ना, आपके दिमाग में ये आएगा ओके यार बड़ी रिस्पॉन्सिबल सी ब्रांड है, बड़ी मतलब क्यूट सी ब्रांड है। तो यही होती है अच्छी ब्रांड मैनेजमेंट, कि बड़ी क्लियर हो, आइडेंटिफाइबल हो, डिफरेंट हो, लेकिन इतनी भी डिफरेंट ना हो कि बंदे को समझना है कि ये क्या हो रहा है। अब कस्टमर फोकस ब्रांड एक्विटी। अच्छा, सबसे पहले कस्टमर फोकस क्या होता है, काफ़ी ऑब्वियस है, टर्म से पता चल रहा है कि आपका फोकस कस्टमर की नीड्स पे होता है और उसके कस्टमर की एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। अब बंदा यही सोचेगा कि यार ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर के ऊपर नहीं होएगा तो और किसके ऊपर होएगा। तो एक्चुअली फोकस प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकता है, प्रॉफिट पे भी हो सकता है, कस्टमर पे भी हो सकता है। एक होता है प्रॉफिट फोकस, प्रोडक्ट फोकस और कस्टमर फोकस। प्रोडक्ट फोकस की एग्जांपल आप ये देख लो कि मतलब कोई ऐसी ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की इनोवेशन वगैरह के बारे में सोच रही है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र के लिए वो डिमांड है भी या नहीं, तो इस तरह की ब्रांड कभी भी सक्सीड नहीं करेगी। इसी तरह से प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप एक एयरप्लेन कंपनी हो जो सीट्स मज़ीद छोटी और क्रैम्प्ड करी जाते हैं और लोगों की टांगे के लिए जगह कम करी जाते हैं, आप ज़्यादा लोग तो फिट कर सकते हो, लेकिन आपकी ब्रांड इमेज जो है, आपकी जो लॉयल्टी वगैरह है, वो ओवर टाइम कम होती जाएगी और आप अनकम्पेटिटिव हो जाओगे। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए आप इस तरह से ना लॉन्ग टर्म अपनी ब्रांड डैमेज करोगे। उन्होंने फिर यही कहा है, कस्टमर फोकस लीड्स टू ब्रांड लॉयल्टी लीड्स टू वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन।
अगर कोई बंदे का आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो ऑब्वियसली रेकमेंड भी करेगा कि यार इस जगह पे जाओ यार, अच्छा खाना मिल जाता है, इस जगह पे जाओ, काफ़ी अच्छे लोग हैं वगैरह, बड़ी अच्छी एम्बियंस है वगैरह। तो ये कस्टमर फोकस है। उसके अलावा ब्रांड एक्विटी क्या है? अभी मैं जो पहले बात कर रहा था ना ब्रांड वैल्यूएशन की, कि ब्रांड की वैल्यू कैसे डिटर्मिन की जाती है, तो ये उनमें से एक चीज़ है। ब्रांड एक्विटी बेसिकली ये होती है कि अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू एडेड ड्यू टू ब्रांडिंग। मतलब अगर मैं एक पानी की बोतल बेच रहा हूँ, उसके ऊपर एक्वाफीना का लेबल लगा हुआ है, इससे उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है एज अपोज टू अगर बस मैं एक अनलेबल्ड पानी की बोतल बेच रहा होता। ये ब्रांड एक्विटी होती है, और ये काफ़ी ईजिली मेजरेबल है, कॉन्क्रीटली मेजरेबल है। तो लेकिन ये जो दो आइडियाज़ है, ब्रांड एक्विटी और कस्टमर फोकस, इन दोनों को मिलाया जाए ना अगर, तो आपके पास आता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी। और इसके अंदर ये होता है कि आप देखते हो कि कस्टमर के लिए कितनी इमोशनल सिग्निफिकेंस है एक ब्रांड के लिए। मतलब एक बंदा, उसको कोक बहुत अच्छी लगती है, तो ये एक एग्जांपल होगी कि उसकी CBBE बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी। तो ब्रांड एक्विटी को तो ब्रांड वैल्यूएशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, ये दो उनमें से एक है, दो हैं उनमें से। अच्छा, तो ये जो सर बार बार फ्रेज बोल रहे थे, द पावर ऑफ ब्रांड लाइज विद इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, वो यही है, CBBE ही है। तो ये बात हो गई। अब पोजिशनिंग आ जाती है। पोजिशनिंग बेसिकली होता है, अच्छा पहले आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। अगर आप कोका कोला हो और आपके कंपेटिटर पेप्सी है, आपके कुछ पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हैं और कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी डिफरेंट होंगी उनसे, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल उनसे सेम होंगी, ठीक है। तो आप पोजिशनिंग बेसिकली ये है कि आपने डिसाइड करना होता है कि क्या राइट प्रोपोर्शन है कि आपकी जो है ब्रांड, वो ये भी ना हो कि एक्सपेक्टेशन से नीचे हो। मतलब आप अगर पेप्सी ये चीज़ करी, आप क्यों नहीं कर, वो वाली चीज़ ना हो, लेकिन डिफरेंट भी हो। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी होने चाहिए और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी भी होने चाहिए। तो उनकी प्रोपोर्शन जो अच्छी होती है ना डिसाइड करना, इसको पोजिशनिंग कहते हैं। और अच्छी पोजीशनिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ऐसी ब्रांड मिल जाती है जिसकी ब्रॉड अपील भी होगी, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हैं, मतलब आप कंपटीशन से नीचे नहीं जा रहे, लेकिन वो डिफरेंट और आइडेंटिफाइबल भी है। इसके अलावा कुछ बातें हैं, ब्रांड पोजीशनिंग और प्रोडक्ट पोजीशनिंग, वो एक ही नाम से समझ आ गई है, वो समझाने वाली बात नहीं है। उसके अलावा पोजीशनिंग पॉलिटिशियंस का एक टॉपिक था, सर ने कहा था पढ़ लेना, तो उसके अंदर यही बात की हुई है, बस वो अप्लाई किया हुआ है पॉलिटिक्स के ऊपर, कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पोजीशन किया, अपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इस तरह से वाजे करके दिखाया ताकि वो डेमोक्रेट से डिफरेंट लगे। तो ये हो गया पोजीशनिंग का टॉपिक। अब आगे जो आखिरी टॉपिक है, ब्रांड एज ए रिलीजन। तो ये तो आपको पता ही है मिड में आना है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं करूँगा, मुझे पता सबने पहले ही कर लिया होना है। तो इसके अंदर ये सर के नोट्स हैं आपके सामने पड़े हुए, आप लेकिन पहले के पढ़ चुके होगे यकीनन, तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ और नहीं बताने वाला, सिवाय ये कि एक चीज़ थी जो सर ने थोड़े बुरे तरीके से समझाई थी मेरे ओपिनियन में, जो थोड़ा सा अनक्लियर था, वो ये था गुडनेस और प्योरिटी में क्या फ़र्क है। तो ये अगर हम सर के नोट्स ही पढ़ें तो गुडनेस के अंदर उन्होंने सर ने बॉडी शॉप की एग्जांपल दी हुई है कि बड़े हम सोशली रिस्पॉन्सिबल वगैरह वाले हैं, उस तरह की बातें गुडनेस में आ जाती हैं। लेकिन प्योरिटी ये होगी कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी वगैरह को आप प्रेजेंट ऐसे करो कि आप बड़ी ऑथेंटिक ब्रांड हो, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो, आप कस्टमर ओरिएंटेड हो। ये मिलती ही जुलती चीज़ें हैं, लेकिन यही है कि मतलब आपका कोई मैल इंटेंट नहीं है। ये मतलब जैसे मिस्टर बीस्ट है वो गुडनेस कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर उसकी प्योरिटी हमेशा अंडर क्वेश्चन रहती है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो लाइक फॉर प्रॉफिट कर रहा है जो भी कर रहा है। तो ये इन दोनों चीज़ों उसके पास गुडनेस है और प्योरिटी नहीं, इसलिए वो रिलीजन नहीं है। डैम बार्स। खैर, ऑब्वियसली सर ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एग्री करो, वो सवाल की फ्रेजिंग पे डिपेंड करता है। आप इसे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन आप इसकी तैयारी करने के लिए यही करो कि अगर आपको पूछा जाए कि आपकी क्या ओपिनियन है, आप कम से कम कोई ऐसे थोड़ा सा लिख सको उसके ऊपर, अपना ओपिनियन खुद इसके ऊपर बनाओ। तो ब्रांड मैनेजमेंट में यही मेजर टॉपिक्स थे, और कुछ भी नहीं है बात करने के लायक।